Earlier we have done our first chapter, introduction to microeconomics. Now we will start your second chapter, that is consumers equilibrium. Before starting consumer equilibrium, first you have to know what is consumer. Who is consumer? A consumer is an economic agent who uses goods and services for satisfaction of his or want. एक कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है. Consumer behavior. Consumer behavior refers to a process in which a consumer decides that in what way he should plan his expenditure on different goods and services so as to maximize utility from limited income. एक कंज्यूमर बिहेवियर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कंज्यूमर प्री प्लान करता है, पहले ही प्लान करता है कि अपनी लिमिटेड इनकम, अपनी इनकम में से कितना परसेंट है, कितने इनकम वो एक्सपेंड करेगा अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. What is consumer equilibrium? The consumer is in equilibrium when he maximizes his satisfaction given by his income and the market prices. एक पर्सन, एक कंज्यूमर तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा जब वो अपनी नीड को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर देगा. Meaning of utility. Utility means one satisfying power of a commodity or the capacity of a commodity to satisfy a particular want of consumer. So basically utility होता क्या है? Utility होता है अपनी power of satisfaction. In short हम कह सकते हैं power of satisfaction को ही utility कहते हैं. अब utility की अलग अलग characteristics होते हैं. We will discuss characteristics of utility. Utility is a psychological phenomenon. It depends upon the mental status of the consumer. Utility एक psychological phenomenon है. कैसे? एक कंज्यूमर है, उसके माइंड में उसको नीड चाहिए वो उसके माइंड में ही है. तो वो हर किसी का मेंटल स्टेटस अलग है, हर किसी की नीड अलग है. तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल phenomenon. Next is utility is a subjective, which differs from person to person and place to place. Utility of a particular good is not same for all the consumer. जैसे मैंने फर्स्ट में कहा कि हर किसी का मेंटल स्टेटस अलग अलग है, हर किसी की नीड अलग अलग है, क्योंकि हर किसी को हो सकता है किसी एक को कुछ चाहिए तो दूसरे को कुछ और चाहिए, इसीलिए सब्जेक्टिव है. हर किसी के लिए हर एक नीड अलग अलग होती है, किसी के लिए प्रायोरिटी भी सबकी अलग होती है. कोई पहले अगर मेरा एम है, मेरी वांट या नीड तब सेटिस्फाइड होगी अगर मैं IAS बन जाऊं, तो ज़रूरी नहीं है बाकी सबके लिए भी यही वांट हो. सबकी अलग, कोई किसी को टीचर बनना है, किसी का प्रोफेशन अलग है. आप प्रोफेशन लो, चाहे आप अपने घर में कुछ बेसिक चीज़ें हो, या चाहे आपको शॉपिंग में कोई चीज़ खरीदनी है. अगर मेरे को शॉपिंग करने जाना है, मेरे को एक चीज़ पसंद आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ किसी और को पसंद है. तो इसीलिए सबकी नीड अलग है, जिसकी वजह से यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम एंड प्लेस. Woolen clothes have greater utility in winter season and in high altitude areas but have no utility in summer. Obviously कुछ चीज़ों की कुछ टाइम पर ही ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पे ही ज़रूरत होती है, नहीं तो जगह और टाइम के हिसाब से भी हमारी वांट चेंज होती है. तो इसीलिए यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. जैसे यहाँ वुलन क्लोथ्स का एग्जांपल दिया कि हम वुलन क्लोथ्स विंटर जगह पे या विंटर जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ हैं वहीं, और विंटर सीज़न पर ही पहनना पसंद करते हैं, और इसी तरीके से समर्स पे समर क्लोथ्स पहनते हैं. तो टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से भी हमारी वांट्स चेंज होती हैं. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल. बिल्कुल. इफ़ अ पर्सन derives utility from immoral acts, goods used in such act will be useful for that person. यूटिलिटी का मॉरल इमॉरल से कोई लेना देना नहीं है. अगर उसको कुछ चाहिए, उसकी कोई वांट है, और अगर वो चोरी करके वो वांट पूरी हो रही है, तो उसकी यूटिलिटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
कि उसको कुछ जो उसकी नीड थी वो सेटिस्फाइड होगी, तो यूटिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो नीड्स पूरी करने के लिए उसने सही कदम चूज़ किया या फिर गलत. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज utility is related to expected satisfaction. Yes, it is related to expected satisfaction and not from actual realized satisfaction, because expected satisfaction depend upon intensity of consumption. हम लोग हमेशा जो यूटिलिटी है वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से रिलेट करता है, ना कि एक्चुअल रियलाइज सेटिस्फैक्शन से. क्योंकि हम ये सोचते हैं, कोई भी जो कंज्यूमर है वो ये सोचता है कि एज्यूम कर लेता है कि भाई ये अगर मुझे मिल जाए तो हाँ मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा. लेकिन वाकई में जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो तब उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वाकई मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ कि नहीं. क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ा है कि एक सेटिस्फैक्शन के बाद दूसरी हमारी वांट, दूसरी हमारी नीड हमेशा इमर्ज होती है. तो इंसान तो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है. हमारी वांट्स दिन भर दिन बढ़ती रहती है. एक नीड पूरी होने के बाद दूसरी नीड अपने आप ही इमर्ज हो जाती है. So these were the characteristics of utility. Okay, concept of utility. There are two concepts of utility. One is marginal utility and the other one is total utility. Marginal utility को MU भी कहा जाता है and total utility को TU भी कहा जाता है. Marginal utility. The word marginal means one additional. जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि मार्जिनल मीन्स क्या होता है. वन एडिशनल, एक ज़्यादा. एडिशनल यूटिलिटी इज़ डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. कैसे, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए. ये इसका फॉर्मूला है MU(n) इज इक्वल्स टू TU(n) माइनस TU(n) माइनस 1. अभी हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझेंगे. देखो, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल से ही मैं आपको इसे क्लियर कर दूंगी. राइट, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो. सी, नाउ यहाँ पे वन साइड है यूनिट ऑफ गुड्स एक्स. सपोज करो कोई भी गुड एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 7, ठीक है. अब यहाँ पे MU ऑलरेडी गिवन है. हम आगे वैसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जहाँ पे आपको MU गिवन नहीं होगा और कैसे निकालना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले मार्जिनल यूटिलिटी को हम समझ लेते हैं. सी, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. 40 30 20 10 0 -10 -20. आप देखेंगे ये डिक्रीज 40 30 20 10 0 -10 -20, ठीक है. नेगेटिवली भी गया है. तो यहाँ पहले क्या देखेंगे कि 0 तक 40 to 0 यहाँ पहुँचने तक इसको कहते हैं डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव यूटिलिटी, ठीक है. घट रहा है लेकिन अभी भी नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है. तो डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव यूटिलिटी, राइट. इसके बाद जैसे ही 0 आ जाता है इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है. इसको ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी MU 0 पे पहुंचती है. 0 के बाद आप देखोगे 0 के बाद भी घट तो रहा है लेकिन नेगेटिवली, तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव यूटिलिटी. जैसे आपके नंबर्स जाएंगे वैसे ही इसके नेम चेंज हो जाएंगे. फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव यूटिलिटी, देन इट इज सैचुरेशन पॉइंट, दैट इज योर zero marginal utility, and after zero marginal utility it is decreasing but negatively या negative utility, right. ये आपका marginal schedule है, MU schedule है. और इसके अकॉर्डिंग ये MU marginal utility diagram है, ठीक है. ये कैसे होगा, ये इस शेड्यूल के बेसिस पे होगा. मैं इसे थोड़ा सा अगर आपको समझा पाऊँ तो देखो. सी, नाउ सी, यहाँ पे आपकी क्या थे, गुड एक्स है. गुड एक्स आपके कहाँ मेंशन कर रखा है, यहाँ. ये गुड एक्स है. और सेकंड MU आपका यहाँ कर रखा है, ठीक है. अब सी,
जब आपका यूनिट ऑफ गुड एक्स 1 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 है. यूनिट ऑफ गुड एक्स इज योर 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 40. नेक्स्ट ये यहाँ पे कर रखा है, ठीक है. देन सी यहाँ ये आपका फर्स्ट 1 पे 40. देन 2 गुड्स पे 30 आपकी MU, तो 2 गुड्स पे 30 आपकी MU. देन 3 गुड्स पे 20, 3 पे 20. देन 4 पे 10, 4 पे 10. और इसके बाद 5 पे 0, देन 5 पे 0. इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट. यही आपका पॉइंट है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. आफ्टर दैट 6 पे -10 तो नीचे चले जाएगा ऑब्वियसली, जब नेगेटिव है तो नीचे ही होगा. 6 पे -10, आपका -10 यहाँ आएगा. 7 पे -20 यहाँ आएगा. आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, एक्स एक्सिस यहाँ होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड ये आपका होता है ना. तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं. ये एक्स होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश. तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ पे आपके वाई के पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यहाँ आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं. आपने क्लास 10th में मैथ्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी. तो ग्राफ वैसे ही बनता है, बाकी नंबर्स आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें फिल करोगे. यहाँ पूरे डॉट्स लगा लेने के बाद आप इसको जॉइंटली ज्वाइन करेंगे. ये जो लाइन होगी, इस लाइन को आप क्या होगी? MU, ठीक है. दिस लाइन इज नोन एज MU, मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये रहा आपका शेड्यूल एंड ये रहा आपका डायग्राम. शेड्यूल से ही आपकी डायग्राम बनेगी. इनकेस ये 3 क्वेश्चन में आता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको इसे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम समझाना है. नेक्स्ट इज योर TU. हम यहाँ पे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. यूटिलिटी 2 टाइप्स के हैं, एक है मार्जिनल यूटिलिटी एंड दूसरा है टोटल यूटिलिटी. हमने मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया, अब हम टोटल यूटिलिटी को समझेंगे. टोटल यूटिलिटी. Utility obtained by the consumer from all unit of consumption is called total utility. Total utility क्या होता है? ये इन शॉर्ट आप बोलो तो एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी. जो भी MU होता है उसका सम को हम कहेंगे TU. यही इसका फॉर्मूला भी है. TU इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ MU. इसको हम समझते हैं इस शेड्यूल से. ये टोटल यूटिलिटी शेड्यूल है. देखो जैसे हमने पहले किया, गुड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. MU हमने पहले कर लिया, ये हमें गिवन है. अब इस शेड्यूल से हमें बोल दिया जाएगा कि फाइंड आउट TU निकालना है. तो जो फर्स्ट 40 है वो एज इट इज़ रहेगा. नेक्स्ट क्या होगा? 40 + 30, 40 + 30 70. फर्स्ट 40 एज इट इज़ रहा. नेक्स्ट 40 + 30, 40 + 30 70. देन 70 + 20, 70 + 20 90, 90 + 10 100, 100 + 0 100, 100 - 10 90, 90 - 20 70. तो इस तरीके से आपका TU निकल जाएगा. अब सपोज़ करो यहाँ पे मैंने अगर शेड्यूल में आपको शेड्यूल में TU गिवन हो, ठीक है. अगर आपको शेड्यूल में TU गिवन हो और आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है. मान लो आपको शेड्यूल में TU गिवन है और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट MU निकालो. तब कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले जो 40 है इसको तो हम एज इट इज़ पहला लिख देंगे, MU इज़ 40, ठीक है. इसके बाद कैसे निकलेगा? देखो 70 - 40,
जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 70 माइनस 40 कितना आ गया? 30, राइट। फिर 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 कितना आ गया? 20। देन 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, 10। Then 100 minus 100, 100 minus 100 is 0. Then 90 minus 100, 90 minus 100 is minus 10. 70 minus 90 is, 70 minus 90 is minus 20. ये मैं इधर लिख दिया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो आप देखो मैच हो रहे हैं, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे भी दिया जा सकता है, या फिर आपको शेड्यूल बोलें कि एम यू एंड टी यू विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल आप एक्सप्लेन करो, तो आप कोई भी नंबर एक चीज़ रख के दूसरा निकाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन में टी यू गिवन है, बोल सकते हैं कि फाइंड आउट एम यू, तो आपको उस अकॉर्डिंग निकालना है। या फिर एम यू गिवन है, आपको टी यू निकालना है, तो आप उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। नाउ हमने एम यू भी समझ लिया, हमने टी यू भी समझ लिया। अब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में हमेशा आता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये तो आपको मैं पीडीएफ में दे रही हूँ, ये पॉइंट्स आप पढ़ लो। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशन है, ठीक है। ये देखो, बेसिकली जब हम शेड्यूल बनाते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये था एमयू का शेड्यूल। एमयू का शेड्यूल देखो कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एमयू है, ठीक है। और यहाँ पे टीयू का शेड्यूल मिस हो गया है। टीयू का शेड्यूल आप जब इसी को इसके हेल्प से आप बना सकते हो टीयू का शेड्यूल। तो टीयू का शेड्यूल जो है आपका इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, ये आपका टीयू का शेड्यूल बनेगा, ठीक है। जब आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखिए टीयू का शेड्यूल होता है ऐसे, ठीक है, और एमयू का शेड्यूल होता है ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, एमयू का शेड्यूल होता है लाइक दिस, ये नेगेटिवली जाता है, ये एमयू का शेड्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे थोड़ा टच होगा, ये यहाँ हो मेरा, हाँ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमने शेड्यूल में आपको ऐसे दिख सकता है, देखो ये पॉइंट ए से सी पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है एमयू, और ये जो कर्व इस तरीके से गया है ये है टीयू, ठीक है, एमयू एंड टीयू। अब इसका रिलेशनशिप जब क्वेश्चन में आ जाए तो आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना है इसको। पहले तो आप ये क्लियर रखो कि जब मैं इस लाइन की बात करूं तो ये टीयू है, जब मैं इस लाइन की बात करूं तो ये एमयू है, क्योंकि अब मैं आगे रिलेशनशिप टीयू और एमयू के नेम से ही एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे, वो ये, व्हेन टीयू इज़ इंक्रीजिंग, जब टीयू बढ़ रहा है, देखो 50 to 60, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन टीयू इज़ इंक्रीजिंग एमयू इज़ डिक्लाइनिंग। एमयू क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है कैसे, 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10, 10 to 0। तो जब टीयू बढ़ रहा है तब एमयू घट रहा है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। क्या बोलेंगे आप, when TU is increasing, MU is declining, first point. Number 2 relation, when TU is at maximum point, MU is at 0, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। जब TU अपने हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट में है, देखो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो जब ये इसका
ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये टी यू का हाईएस्ट पॉइंट है। तो जब टी यू अपने हाईएस्ट पीक पे है तो उस टाइम एम यू हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। ये इसका सेकंड रिलेशनशिप है। थर्ड, व्हेन टी यू इज़ डिक्लाइनिंग, यहाँ से पहले इंक्रीज हो रहा था लेकिन अब जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचता है उसके बाद से ये घटना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टी यू इज़ डिक्लाइनिंग एम यू इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग, एम यू भी घट रहा है बट कैसे, जब ये टी यू यहाँ से नीचे घट रहा है तो एम यू भी घट रहा है बट नेगेटिवली। सो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, व्हेन टी यू इज़ डिक्लाइनिंग एम यू इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग बट नेगेटिवली, ठीक है, ये क्लियर है। ये आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताना ही बताना है और और इसमें आपको कुछ एज सच याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 ही पॉइंट है, व्हेन टी यू इज़ इंक्रीजिंग एम यू इज़ डिक्लाइनिंग बट पॉजिटिवली, व्हेन टी यू इज़ एट मैक्सिमम पॉइंट एम यू विल बी एट ज़ीरो, एम यू किस में होगा, ज़ीरो में होगा। टी यू इज़ डिक्लाइनिंग बट पॉजिटिवली whereas mu is declining negatively। तो यही इसका रिलेशनशिप है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम इससे आगे करेंगे लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड अजम्पशन ऑफ लॉ। थैंक यू।